ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई है। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। रुद्र और आव्या कार में बैठे हुए थे। रुद्र कार ड्राइव कर रहा था और आव्या रुद्र के कंधे पर सिर रखे हुए सामने की ओर देख रही थी। वो बिल्कुल शांत थी। कार रुद्र के घर पर पहुंचती है। रुद्र कार को कार हाउस के अंदर ले जाता है। वैसे तो रुद्र कभी भी कार को ऐसे कार हाउस में लेकर नहीं जाता था, लेकिन आज वो ले गया तो आव्या उसे देखते हुए पूछती है, क्या हुआ रुद्र? रुद्र कार से बाहर निकलता है और शटर बंद करता है। आव्या ये देखकर कंफ्यूज हो जाती है। रुद्र कार के अंदर बैठता है। कार हाउस में कोई लाइट नहीं थी, बस कार की लाइट जली हुई थी। रुद्र आव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, बेबी गर्ल, तुम्हें कार रोमांस के बारे में पता है? आव्या कंफ्यूज्ड हो जाती है। वो उसी तरह कंफ्यूज्ड होकर कहती है, कार रोमांस? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? रुद्र आव्या के पैर को पकड़कर अपने घुटनों पर रखता है और उसे देखते हुए कहता है, आज तुम अच्छे से जान जाओगी। बोलते हुए रुद्र आव्या की सैंडल उतारता है। आव्या हैरान होकर रुद्र को देखती है। वो कार में इधर उधर देखते हुए कहती है, क्या तुम भी अजीब अजीब बातें करते हो? छोड़ो और कमरे में चलो। रुद्र आव्या के पैर पर किस करके कहता है, बेड पर मैं बोर हो गया बेबी गर्ल, आज कुछ न्यू ट्राई करते हैं। आव्या हैरान हो जाती है। रुद्र अपनी शर्ट खोलकर फेंकता है। आव्या उससे दूर होते हुए कहती है, मैं कमरे में जाकर सोने की बात कर रही थी। रुद्र के हाथ अब आव्या के पैरों के ऊपर जाने लगते हैं। आव्या अपने पैरों को हटाने की कोशिश करती है, पर रुद्र उसके पैर को कसकर पकड़ लेता है। वो आव्या के पैरों को सॉफ्ट किस करते हुए ऊपर जाता है। आव्या ने इस वक्त वन पीस ड्रेस पहनी थी। वो किस करते हुए आव्या के कपड़ों को ऊपर करता है। आव्या अपनी आंखें बंद करके धीरे से आवाज़ देती है, रुद्र। रुद्र धीरे धीरे ऊपर जाता है और आव्या की नाक पर किस करके गहरी सांस लेते हुए कहता है, तुम्हें पता है बेबी गर्ल, मुझे तुम्हारी कौन सी बात बहुत अच्छी लगती है? आव्या पूरी मदहोश सी हो चुकी थी। रुद्र आव्या के कान पर बाइट करते हुए कहता है, तुम ऐसे ड्रेस पहनती हो जिसे खोलने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगता। बोलते हुए रुद्र के हाथ आव्या की थाई को सहला रहे थे। आव्या गहरी गहरी सांस ले रही थी। रुद्र उसकी गर्दन को किस करते हुए कहता है, बेबी गर्ल, तुम्हें एक बात बताऊं? आव्या इतनी मदहोश हो चुकी थी कि उसे रुद्र की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। रुद्र उसे हर जगह टच कर रहा था। रुद्र बस उसे चेक कर रहा था, इसीलिए वो उसे बस आवाज़ दे रहा था। आव्या की कोई आवाज़ ना देने से रुद्र समझ चुका था कि आव्या खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही। रुद्र धीरे धीरे आव्या की ड्रेस को उसके जिस्म से अलग कर रहा था। रुद्र आव्या को पहले तो गौर से देखता है, फिर एक बटन प्रेस करके बेड में बदल देता है। वो आव्या को उस पर लेटाकर उसके ऊपर आ जाता है। रुद्र अब कार की लाइट्स को ऑफ करता है तो आव्या झट से अपनी आंखें खोलती है। आव्या को अब रुद्र का चेहरा तक नहीं दिख रहा था। वो कार अब अंधेरों में डूब चुका था। आव्या धीरे से कहती है, रुद्र प्लीज़ लाइट जलाओ ना। आव्या को महसूस हो रहा था कि रुद्र उसकी थाई के पास है और उसे उसकी जीभ महसूस हो रही थी। आव्या कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी अचानक उसकी सिसकियां निकलने लगती हैं। आव्या रुद्र के बालों को पकड़ती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। आव्या की मदहोश करने वाली सिसकियां उस कार के अंदर गूंज रही थी। रुद्र की जीभ अब आव्या के पेट पर चल रही थी। आव्या गहरी गहरी सांसें ले रही थी, जिससे उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। आव्या रुद्र के बालों को पकड़े हुए कहती है, रुद्र प्लीज़ डोंट टच मी लाइक दिस। रुद्र के हाथ शांत नहीं थे, वो इधर से उधर घूम रहे थे। रुद्र अब आव्या के ऊपर से हटता है और अपनी बेल्ट निकाल लेता है। वो बेल्ट से आव्या के हाथों को बांध देता है। आव्या अपनी आंखें खोलकर उस अंधेरे में रुद्र को देखने की कोशिश कर रही थी। रुद्र अचानक ही लाइट जलाता है। रुद्र को देखते ही आव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब दोनों के जिस्म पर एक भी कपड़े नहीं थे। रुद्र तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, अपनी आंखें खोलो बेबी गर्ल। आव्या ना में सिर हिलाती है। रुद्र फिर से लाइट्स बंद करके आव्या के ऊपर आ जाता है। वो आव्या के होंठों पर किस करने लगता है। किस करते हुए भी उसके हाथ इधर से उधर मूव कर रहे थे। आधे घंटे के किस के बाद रुद्र आव्या के होंठों को काट कर अलग हो जाता है। आव्या की दर्द से आह निकल जाती है। रुद्र अब आव्या की गर्दन को किस करते हुए गहरी सांस ले रहा था। आव्या को रुद्र की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। रुद्र गहरी सांस लेते हुए कहता है, नाउ आई वॉन्ट अ बेबी बेबी गर्ल। उसके इतना बोलते ही आव्या की चीख निकल जाती है। रुद्र आव्या के होंठों को टच करते हुए कहता है, दिस स्क्रीम, आई रियली लाइक दिस स्क्रीम बेबी गर्ल, आई हैव टू लिसन टू दिस कंटिन्यूअसली नाउ। बोलते ही रुद्र काफ़ी तेज़ी से मूव होने लगता है। रुद्र ने जैसा कहा था वो लगातार आव्या की चीख वहाँ गूंज रही थी। आधे घंटे बाद अचानक कार हाउस का दरवाज़ा घर की ओर से खुलता है। आव्या को आवाज़ अब भी निकल रही थी, लेकिन वो कार से बाहर नहीं जा रही थी। दरवाज़ा खुलने से थोड़ी रोशनी भी दिख रही थी। रुद्र और आव्या दोनों देखते हैं वहाँ नैना खड़ी थी। आव्या ये देखकर बहुत ही धीरे से कहती है, रुद्र मॉम।
रुद्र कुछ नहीं बोलता, वो बस नैना को देख रहा था। नैना चलते हुए कार की ओर जाती है। आव्या घबराते हुए कहती है, रुद्र कुछ करो। आव्या की बात सुनकर रुद्र मूव होने लगता है। आव्या उसे कंधे पर मारते हुए गुस्से से कहती है, गधे, मैं ये करने के लिए नहीं कह रही। मॉम आ रही है, दिख नहीं रहा तुम्हें? रुद्र का ध्यान फिर से नैना पर जाता है। नैना कार के पास पहुंच जाती है। आव्या रुद्र को कसकर गले लगाती है। वो बस खुद को छुपा रही थी। दोनों की जो हालत थी उसे अगर नैना ने देख लिया तो आव्या जिंदगी में कभी नैना से नजरें नहीं मिला पाएगी। नैना बिल्कुल उनके पास खड़ी थी। रोशनी की वजह से आव्या और रुद्र अच्छी तरीके से दिख रहे थे। नैना शीशे पर हाथ रखकर कहती है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? रुद्र, आव्या, क्या तुम दोनों अंदर हो? नैना उनके इतने करीब खड़ी थी। उस कार का शीशा ऐसा था कि अंदर से बाहर तो दिख पाता है, लेकिन बाहर से अंदर नहीं देख सकते। आवाज़ भी उसी तरह है। अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जा सकती, लेकिन बाहर की आवाज़ अंदर जा सकती थी। आव्या को भले पता चल चुका था, पर फिर भी उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे नैना उन्हें देख रही है, क्योंकि उसकी नज़र बिल्कुल उन पर ही थी। पर नैना को काले आईने के सिवाय कुछ भी नहीं दिख रहा था। नैना कुछ देर वैसी ही खड़ी रहती है, फिर वहाँ से चली जाती है। वो घर के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। असल में नैना को कार हिलने की आवाज़ सुनाई दी थी, इसीलिए वो यहाँ आ गई थी। आव्या राहत की सांस लेती है और रुद्र को धक्का देते हुए कहती है, हटो मेरे ऊपर से। रुद्र आव्या की बेड से बांधे हाथ को कार में बांध देता है और कहता है, इतनी जल्दी भी क्या है बेबी गर्ल, अभी तो पूरी रात बाकी है। अब फिर एक बार रुद्र शुरू हो जाता है, ये सिलसिला पूरी रात चलता है। आव्या तो थक कर सो जाती है। रुद्र भी पूरे हफ्ते ना सोने की वजह से आव्या को प्यार करते कब सो जाता है उसे पता तक नहीं चलता। अगली सुबह के करीब 7:30 बजे आव्या की आंखें बहुत ही धीरे धीरे खुलती हैं। आंखें खुलते ही उसे चारों तरफ रोशनी दिखती है। आव्या रुद्र को देखती है, जिसने उसका पूरा भार आव्या के ऊपर डाला हुआ था। आव्या को ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर किसी ने बड़ा सा पत्थर रखा हो। आव्या थोड़ा हिलती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसे अब भी रुद्र अपने अंदर महसूस हो पा रहा था। आव्या अपने हाथ को देखती है तो अभी भी कार में बंधा हुआ था। आव्या रुद्र के कान की आवाज़ देती है, पर रुद्र बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। आव्या को कार पर पानी गिरते हुए नजर आता है। आव्या देखती है तो एक सर्वेंट कार को साफ कर रहा था। आव्या ये देखकर रुद्र के कान पे जोर से चिल्लाती है, रुद्र उठो, आज तुम मेरे हाथों बहुत पिटोगे, देखना। सर्वेंट आराम से कार को साफ कर रहा था और यहाँ आव्या शर्म से मरी जा रही थी। रुद्र बहुत धीमी आवाज़ में कहता है, तुम मुझे बहुत परेशान करती हो बेबी गर्ल। आव्या उसे घूरते हुए देखती है। रुद्र कहता है, तुम्हारी वजह से मैं पूरे 1 हफ्ते नहीं सो पाया। तुम्हारी हर एक एक इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए मैं रात भर नहीं सो पाता था। अगर तुम आराम से बता देती तो मुझे इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। ऊपर से मैंने तुम्हें इस चक्कर में बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया। तुम्हें इग्नोर करना कितना मुश्किल था मेरे लिए, पर फिर भी मैंने किया। रुद्र की आंखें अब भी नहीं खुली थी। आव्या अपने हाथ को खोलने की कोशिश करते हुए कहती है, मैं अकेला तुम्हें परेशान नहीं करती, तुम भी मुझे करते हो। मैं भी हफ्ते भर से नहीं सोई, बस तुम्हें याद करते हुए रोती रही। आव्या स्ट्रगल करते हुए हिल रही थी। रुद्र उसी तरह अपनी आंखें बंद किए हुए उसके हाथ को खोलता है। आव्या का हाथ फ्री होता है। वो अब रुद्र के बालों को सहलाते हुए उसके माथे पर किस करके कहती है, आई एम सॉरी, अब मेरे ऊपर से हटो। हम दोनों अभी बाहर हैं और एक सर्वेंट कार साफ कर रहा है। रुद्र आव्या के होंठ पर किस करके उसके ऊपर से हट जाता है। उसके बाहर आते ही आव्या की आह निकल जाती है। आव्या जल्दी से अपने कपड़े पहनती है। रुद्र भी अपने कपड़े पहनता है। दोनों अब बाहर निकलते ही रुद्र जैसे ही बाहर निकलता है उसके मुंह पर पानी आ जाता है। सर्वेंट पाइप से कार पर पानी फेंक रहा था, जो रुद्र के मुंह पर लगा। सर्वेंट ने देखा भी नहीं था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र रुद्र पर गई, डर से उसके हाथ से पाइप छूटकर गिर गया। रुद्र अपनी आंखें खोलकर उस सर्वेंट को गुस्से से घूर कर देखता है। आव्या जब ये देखती है तो वो रुद्र की ओर जाकर उसका हाथ पकड़कर उस सर्वेंट से कहती है, पाइप उठाओ, पानी बर्बाद हो रहा है। बोलते ही आव्या रुद्र को खींचते हुए लेकर जाती है। सर्वेंट की जान में जान आती है। रुद्र और आव्या दोनों अंदर जाते हैं। नैना दोनों को देखकर पूछती है, तुम दोनों कल रात आकर कहाँ चले गए थे? रुद्र अब भी नींद में था। वो जाकर सीधे सोफे पर पेट के बल लेट जाता है। उसने ये भी नहीं देखा कि अंतरा की बुक्स वहाँ फैली हुई हैं। आव्या बहाना बनाते हुए कहती है, मॉम, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, बहुत भूख लगी है। नैना कुछ बोल पाती उससे पहले ही आव्या कमरे की ओर बढ़ जाती है। नैना की नज़र अब रुद्र पर जाती है। अंतरा भी कमरे से स्केल लेकर आती है तो उसकी नज़र अपनी बुक्स के ऊपर सोए हुए रुद्र पर जाती है। ये देखकर वो रुद्र को बुरी तरह से घूरती है। अंतरा रुद्र के पास जाकर उसे उठाते हुए कहती है, हैंडसम ब्रदर, आप मेरी बुक्स के ऊपर सोए हैं। रुद्र अपने हाथ बढ़ाकर अंतरा के गाल को खींचता है, पर कुछ कहता नहीं। अंतरा उसे बहुत बुरी तरह से घूर रही थी। अंतरा अब अपनी बुक्स को निकालने की कोशिश करती है, पर कर नहीं पाती। नैना कहती है, अंतरा रहने दो बेटा, लगता है बहुत दिनों से नहीं सोया। अंतरा नैना को देखकर कहती है, पर मॉम मुझे पढ़ना है। नैना अपना फ़ोन निकाल कर कहती है, ओके, हम धीर अंकल से दूसरी बुक मंगवा लेते हैं। बोलते ही नैना धीर को कॉल करती है।
अप्रीता सोफे पर मायूस सी बैठी थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। प्रीत उसके पास जाकर टेबल पर नाश्ता रखकर कहती है, नीचे क्यों नहीं आ रही थी तुम? कुछ हुआ है क्या? तबीयत ठीक है तुम्हारी? बोलते हुए प्रीत अप्रीता के माथे को छूती है जो नॉर्मल थी। अप्रीता प्रीत के हाथ को पकड़कर कहती है, मॉम, अगर किसी इंसान से ऐसी गलती हो जाए कि सामने वाला मरने के लिए मजबूर हो जाए, ऐसी गलती की, उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए? प्रीत कंफ्यूज होकर अप्रीता को देखती है। प्रीत कहती है, कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया तुमने? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अप्रीता गहरी सांस लेती है और कहती है, मॉम, क्या आप मुझे कभी सीरियस नहीं ले सकती? बोलते हुए अप्रीता प्रीत को देखती है। अप्रीता की आंखें नम थी। ये देखकर प्रीत तुरंत उसके पास जाकर बैठ जाती है। प्रीत परेशान होकर पूछती है, क्या हुआ? अप्रीता एकदम से प्रीत के गले लगे हुए रोने लगती है। प्रीत परेशान हो जाती है। वो अप्रीता के चेहरे को देखने की कोशिश करते हुए कहती है, क्या हुआ अप्रीता? तुम रो क्यों रही हो? अप्रीता रोते हुए कहती है, मॉम, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अप्रीता की बात सुनकर प्रीत उसके चेहरे को पकड़कर अपने सामने करती है। प्रीत अप्रीता की आंखों में देखती है। वो अप्रीता की आंखों में गलती को खोजने की कोशिश कर रही थी। अप्रीता की आंखों में गिल्ट था। वो जिस गलती की बात कर रही थी उसकी गलती के लिए पछतावा था। प्रीत अप्रीता की आंखों में देखकर कहती है, रोने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं तो मैं तुम्हें सॉल्यूशन कैसे दूंगी? अप्रीता प्रीत के हाथ को पकड़ती है और उसे सब कुछ बता देती है, सिवाय इसके कि लड़का रॉनी है। अप्रीता की बात सुनकर पहले तो प्रीत गुस्से से उसे थप्पड़ मारती है और उसे धक्का देकर कहती है, आई कांट बिलीव दिस। छी, तुम कब इतनी गिर गई? तुम्हें किसी की फीलिंग्स की कदर नहीं है। मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। प्यार भी कोई मजाक करने की चीज़ होती है? अपने बचपने में तुमने गलती नहीं अपराध किया है, उसकी जान चली जाती तो? अप्रीता अपने गाल पर हाथ रखे रो रही थी। वो धीरे से कहती है, आई नो मॉम, मुझे पता है मैंने गलती से भी बड़ी गलती की है और मुझे इसका पछतावा भी है। प्लीज़ आप मुझे बताइए ना कि मैं क्या करूँ। प्रीत को पहले तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपनी बेटी की हालत देखकर वो उसके करीब जाकर उसे गले लगा लेती है। चाहे बेटी गुनहगार ही क्यों ना हो, माँ अपनी ममता तो नहीं भूल सकती। प्रीत अप्रीता की पीठ को सहलाते हुए कहती है, हमारी ही गलती थी जो हमने तुम्हें इस तरह खुला छोड़ दिया। कभी कोई रोक टोक नहीं किया। अगर तुम्हें इतनी फ्रीडम ना दी होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती कि तुम्हारी गलती को सुधारना पड़े। अप्रीता इस बार कुछ नहीं कहती। वो बस रो रही थी। प्रीत जब तक अप्रीता का रोना खत्म नहीं होता तब तक उसे वैसे ही गले लगाए रहती है। कुछ देर बाद प्रीत अप्रीता को अलग करके उसके चेहरे को देखती है जो आंसुओं से भरा हुआ था। प्रीत अप्रीता के आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, क्या तुम भी उससे प्यार करती हो? अप्रीता धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। प्रीत कुछ सोचते हुए कहती है, क्या वो यहीं इसी शहर में रहता है? अप्रीता फिर से हाँ में सिर हिलाती है। प्रीत अप्रीता की आंखों में फिर से देखती है और कहती है, सबसे पहली बात तो अगर तुम उसके सामने हो तो तुम्हें सबसे पहले उसे अपनी आइडेंटिटी बतानी चाहिए। भले वो अब तुमसे नफरत करता हो, लेकिन तुम्हें उसे अपनी गलती का एहसास दिलाना होगा, तभी तो वो तुम्हें माफ़ करेगा। मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे केसेस में लड़के दोबारा उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर पाते जिससे उन्हें धोखा मिला हो। अप्रीता, तुमने जो गलती की है उसकी माफ़ी तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। हो सकता है क्या वो तुमसे नफरत करता हो। अप्रीता का दिल बैठ जाता है। प्रीत अप्रीता के चेहरे को पकड़कर कहती है, अप्रीता तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, रिजल्ट जो भी आए, पर एक बार मेहनत तो करना बनता है ना। जाकर उसे सब कुछ बता दो। अप्रीता के दिल में एक डर सा बैठ जाता है। वो धीरे से कहती है, मॉम, आपने कहा वो मुझसे नफरत करने लगा है, क्या ये सच है? मैं उसकी नाराज़गी तो सह लूँगी, लेकिन नफरत को नहीं सह पाऊँगी। प्रीत तो खुद ही समझ नहीं पा रही थी कि वो लड़का अब भी अप्रीता से प्यार करता होगा या नहीं, पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। प्रीत कहती है, एक बार उसे सब कुछ बताकर तो देखो। अप्रीता हाँ में सिर हिलाती है और जल्दी से उठकर कहती है, मैं अभी उससे मिलकर बात करती हूँ। प्रीत कहती है, नाश्ता तो कर लो। अप्रीता जवाब देती है, नो मम्मा, मैं आकर खाती हूँ, वैसे भी मुझे भूख नहीं है। अप्रीता तेज़ कदमों से बाहर निकल जाती है। वो सीधे रौनी के कमरे की ओर जाती है। वो रौनी के कमरे का दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खुलते ही उसकी नज़र सामने खड़े रौनी पर जाती है, जो इस वक्त शर्टलेस था और पैंट की बेल्ट लगा रहा था। अप्रीता रॉनी के सिक्स पैक एब्स में किसी मकड़ी के जाल की तरह फंस जाती है। उसकी नज़रें वहीं ठहर जाती हैं। रॉनी अप्रीता को पीट करके खड़ा हो जाता है और बेल्ट लगाकर शर्ट पहनते हुए कहता है, क्या हुआ? अप्रीता होश में आती है। वो कहती है, उस दिन तुम कहाँ गायब हो गए थे? मुझे कुछ बताया भी नहीं। रॉनी शर्ट पहनकर अप्रीता की ओर मुड़कर कहता है, ज़रूरी काम था और आज भी है। अप्रीता तुरंत कहती है, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात करनी है। रॉनी अप्रीता को गौर से देखते हुए कहता है, ज़रूरी बात, वो भी मुझसे? अप्रीता हाँ में सिर हिलाती है। रॉनी कहता है, अजीब बात है, कोई बात नहीं, मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ, क्योंकि मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं है, शाम को बात करते हैं। पर
अप्रीता कहते हुए एकदम से रुक जाती है। वो थोड़ा सोचकर कहती है, ओके, मैं इंतज़ार करूंगी। इतना कहते हुए अप्रीता मुड़कर जाने लगती है। रोनी कबर्ड की ओर जाकर फाइल ढूंढने लगता है। अप्रीता जा ही रही थी लेकिन वो कुछ सोचकर मुड़ जाती है। वो रोनी के करीब बढ़ जाती है। रोनी के पीछे खड़ी होकर अप्रीता उसे बुलाती है, रोनी। रोनी पीछे मुड़ता है, तभी अचानक ही अप्रीता उसे गले लगा लेती है। रोनी कबर्ड से सट जाता है। अप्रीता को रोनी से गले लगकर बहुत ही सुकून मिला। रोनी चुप था, उसके हाथ नीचे ही थे। अप्रीता को मन कर रहा था कि वो रोनी के गले लगकर रोए, पर वो वैसा ही नहीं करती। वो थोड़ी देर बाद रोनी से अलग होती है। रोनी उसके चेहरे को देखकर पूछता है, आर यू फाइन? अप्रीता धीरे से सिर हिलाते हुए कहती है, प्लीज़ जल्दी आ जाना, मुझे तुम्हें कुछ बहुत ज़रूरी बताना है। रोनी का हाथ अप्रीता की ओर बढ़ता है लेकिन वो कुछ सोचते हुए अपना हाथ पीछे कर लेता है। वो कहता है, ओके, मैं आ जाऊँगा। अप्रीता वहाँ से चली जाती है। रोनी उसे देखते हुए कुछ सोचता है, फिर धीरे से कहता है, ऐसा भी क्या कहना है इसे? दूसरी ओर माही हॉस्पिटल से निकलकर तेज़ कदमों से बस स्टॉप की ओर जा रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी थी, वो बिल्कुल डरी हुई सी लग रही थी। माही स्टॉप पर जाकर खड़ी हो जाती है। वो बस के आने का इंतज़ार करने लगी। आरुष जो अभी कॉलेज से लौट रहा था, उसकी नज़र माही पर चली गई। माही के परेशान चेहरे को देखते ही आरुष ने एक जगह कार रोक ली। सरना जो इस वक्त गेम खेलने में बिजी थी, आरुष की कार रोकते ही वो उसे देखती है। आरुष अपना गला साफ करते हुए कहता है, अर्ना, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी बस में ट्रैवल किया है? सरना हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ, जब मैं हॉस्टल से घर आती थी तो कभी कभी बस में ट्रैवल करके आती थी। कुछ पल चुप रहने के बाद आरुष कहता है, अर्ना, मुझे ना एक काम है, क्या तुम बस से चली जाओगी? सरना आरुष को देखती है, फिर अपने फ़ोन को देखती है। वो कुछ पल सोचने के बाद कहती है, ओके। सरना कार से उतरकर बस स्टैंड की ओर चली जाती है। आरुष कार घुमाता है और सीधे जाकर माही के सामने रोक देता है। माही आरुष को देखती है, पर तुरंत ही दूसरी ओर बस को देखने लगती है। आरुष उसे बुलाता है, हेलो, क्या तुम्हें कहीं जाना है? माही हाँ में सिर हिलाती है। आरुष कहता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। माही कहती है, मुझे अपने घर जाना है, अपने गांव। आरुष कहता है, हाँ तो चलो, मैं लेकर जाऊँगा। माही कार को देखती है, वो पहले कभी कार में नहीं बैठी थी। माही नाम में सिर हिलाती है। आरुष लड़की को मनवाने में बहुत ही ज़्यादा माहिर था, लेकिन ये लड़की थी जिसे उसे मनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता था। आरुष कार से बाहर आता है और माही के पास जाकर खड़ा हो जाता है। माही उसे देखती है। आरुष कहता है, क्या हुआ, नहीं जाना है? माही कहती है, मैं बस से चली जाऊंगी। आरुष अब उससे कुछ नहीं कहता। वो अब कार की ओर बढ़ जाता है। तभी माही का फ़ोन रिंग होता है। वो कॉल रिसीव करती है। उधर से उसे कोई कुछ बोलता है, जिसे सुनकर माही बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो जल्दी से आगे बढ़कर कार में बैठती है और आरुष को देखकर कहती है, प्लीज़ जल्दी चलाइए, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। आरुष कार स्टार्ट करता है। कार अब वहाँ से हवा से बातें करते हुए निकल जाती है। सरना बस में बैठी हुई थी और कॉल पर सिद्धार्थ से बात कर रही थी। जब वो कार में थी तब बार बार सिद्धार्थ का कॉल आ रहा था, पर वो रिसीव नहीं कर पा रही थी। इसलिए ही सरना ने बस से जाने का तय किया। सिद्धार्थ इस वक्त शूटिंग के ब्रेक में था। वो सरना से कहता है, एक काम करो, तुम कोलकाता आ जाओ और मेरी हीरोइन बन जाओ। सरना झट से कहती है, मुझे नहीं बनना। सिद्धार्थ कहता है, लिटिल गर्लफ्रेंड, कल मेरी किस सीन है? सरना जैसे ही ये सुनती है उसे अजीब सा लगता है। अंदर से उसे गुस्सा आने लगता है। वो पूछती है, आप किसी दूसरी लड़की को किस करने वाले हैं? सिद्धार्थ कुछ पल चुप रहने के बाद कहता है, हाँ। सिद्धार्थ के इतना जवाब देते ही सरना उससे कहती है, तो आप उससे ही बात कीजिए ना, आपने मुझे क्यों कॉल किया? आप उसे ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाइए। सिद्धार्थ कुछ पल सोचने के बाद कहता है, वैसे आइडिया कुछ बुरा नहीं है, लेकिन उसमें एक खराबी है कि उसके अंदर बचपना नहीं है। तुम्हारी तरह बच्ची नहीं है। मुझे तो तुम ही पसंद हो। सरना के होंठों पर बड़ी सी मुस्कान छा जाती है। उसके गाल हल्के हल्के लाल हो जाते हैं। सिद्धार्थ अब उधर से कहता है, आज क्या खाया तुमने? सरना कहती है, भैया ने मुझे आज बर्गर खिलवाया। सिद्धार्थ कहता है, कुछ ज़्यादा ही जंक फूड खाती रहती हो तुम, तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं है। सरना मुंह बनाते हुए कहती है, अगर आपने मुझे मना किया तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। सिद्धार्थ गहरी सांस लेता है। वो अब उसे क्या ही समझाए। वो अब दूसरी बातों में लग जाता है। सरना भी उससे बात करने में बिजी हो जाती है। शाम के वक्त रोनी और अप्रीता बाइक पर थे। अप्रीता बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी। वो यही सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि वो रोनी को सच्चाई बताए कैसे। दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं। अप्रीता सामने देखती है जहां एक कॉफ़ी शॉप थी। अप्रीता उसे देख ही रही थी, तभी रोनी कहता है, उतरो। अप्रीता कंफ्यूज होकर उतरते हुए कहती है, यहाँ क्यों रोक दिया? कोई खाली सी जगह चलते हैं ना। रोनी बाइक को लॉक करता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, चलो तो सही। अप्रीता उसके पीछे पीछे जाती है। रोनी अंदर जाकर कॉफ़ी और स्नैक्स ऑर्डर करता है, फिर एक चेयर पर बैठ जाता है। अप्रीता इधर उधर देखते हुए बैठ जाती है। रोनी उसे देखते हुए कहता है, सॉरी, मुझे भूख लगी है, तभी जल्दी जल्दी में लंच नहीं कर पाया। अप्रीता इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी, जिसे देखकर रोनी ने अपना काम जल्दी कंप्लीट किया और फिर वो घर चला आया ताकि अप्रीता को ज़्यादा इंतज़ार न करना पड़े। अप्रीता कुछ नहीं कहती।
टेबल पर कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स आते हैं। रोनी तुरंत उठकर खाने लगता है। अप्रीता को खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसीलिए वो बस कॉफ़ी पीती है। रोनी उसे स्नैक्स ऑफर करता है पर अप्रीता मना कर देती है। अब अप्रीता का ध्यान खाते हुए रोनी पर जाता है। अप्रीता उसे एक टक खाते हुए देखने लगती है। रोनी अपने खाने में बिजी था। कुछ देर बाद रोनी उठता है, अप्रीता भी उठती है। रोनी उसे शॉप से होकर पहाड़ी जैसी एरिया में लेकर जाता है। वो कॉफ़ी शॉप उससे अटैच था। अप्रीता चारों ओर देखती है, जहाँ कोई नहीं था। रोनी अप्रीता को देखते हुए कहता है, यहाँ ज़्यादातर लोग नहीं आते, तो हम यहाँ बात कर सकते हैं। अप्रीता कंफर्म करते हुए बहुत गौर से उस जगह को देखती है। वो एक साइड देखती है जो उसे कंफर्टेबल सा लगता है। अप्रीता कहती है, वहाँ चलते हैं। रोनी ओके कहता है। दोनों उस जगह पर जाते हैं। दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। अप्रीता एक नज़र रोनी को देखती है, फिर अपनी नज़रें हटा लेती है। रोनी बस अप्रीता को देख रहा था। वो उसके मुंह से कुछ बोलने का इंतज़ार कर रहा था। अप्रीता बहुत ही धीरे से कहती है, मुझे तुम्हें ये बताना है कि वो मैं तुम। अप्रीता हकला रही थी। आज से पहले वो कभी भी इतनी नर्वस नहीं थी। रोनी उसे देख रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। अप्रीता के मुंह से कुछ निकल ही नहीं पा रहा था। वो कोशिश कर रही थी पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह को किसी ने पकड़ रखा हो। अप्रीता कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी रोनी का फ़ोन रिंग होता है। वो फ़ोन देखता है, फिर अप्रीता को देखकर कहता है, 1 मिनट। बोलते हुए वो थोड़ा साइड में चला जाता है। वहीं अप्रीता प्रीत को जल्दी से कॉल करती है और कहती है, मॉम मैं कैसे बताऊं, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, मुझे डर लग रहा है। उधर से प्रीत उसे हिम्मत देते हुए कहती है, अगर तुम्हें अपने गिल्ड से बाहर निकलना है तो तुम्हें ये करना ही होगा। अप्रीता एक बार बोल कर तो देखो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अप्रीता धीरे से हाँ कहती है और कॉल कट करती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो रोनी उसके पास ही खड़ा था। अचानक उसे देखकर अप्रीता थोड़ा डर जाती है। अप्रीता उसे देखकर हिम्मत जुटाते हुए कहती है, क्या तुम मुझसे नफरत तो नहीं करोगे ना? रोनी अप्रीता की बातों पर कुछ रिएक्ट नहीं करता। वो बस उसे देखते रहता है। अप्रीता घबराई हुई कहती है, वो रोनी मैं वही प्रीत हूँ जिससे तुम फेसबुक पर बात करते थे। इतना बोलते हुए अप्रीता डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद अप्रीता आंखें खोलती है और सामने देखती है। रोनी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। अप्रीता ये देखकर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर रही थी। बहुत देर तक रोनी कुछ रिएक्ट नहीं करता। फिर अचानक ही कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहता है, आज अपनी सच्चाई बताने की कोई खास वजह? अप्रीता उसकी मुस्कुराहट से ही उसके अंदर के जज्बात को समझ चुकी थी। वो गिल्ट से भरे हुए कहती है, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं। इससे आगे अप्रीता कुछ कहती उससे पहले ही रोनी कहता है, मुझे नहीं जानना, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं जानना। तुमने क्यों किया, क्या किया, आई डोंट केयर। अप्रीता की आंखें अचानक से नम हो जाती हैं। अप्रीता अपनी भावुक नज़रों से उसे देखती है। रोनी कहता है, जब तुम फर्स्ट टाइम उस होटल में मिली तभी मेरी धड़कन ने तुम्हें पहचान लिया था। जब भी तुम मेरे करीब होती हो तो मेरे लिए ये धड़कन संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहते हुए वो अप्रीता का हाथ पकड़ता है और अपने सीने पर रखकर कहता है, महसूस हो रहा है। रोनी की धड़कन बहुत ही तेज़ी से धड़क रही थी, जिसे आज तक अप्रीता ने कभी भी महसूस नहीं किया था। रोनी अचानक ही अप्रीता का हाथ छोड़ देता है। अप्रीता का हाथ नीचे गिर जाता है। अप्रीता रोनी को देखते हुए हैरान होकर कहती है, तुम्हें पता था? कैसे? रोनी तंज भरी मुस्कान बिखेरे कहता है, प्यार किया होगा तभी तो पता चलेगा कि प्यार की असली ताकत क्या होती है। प्यार को पहचान की ज़रूरत नहीं होती। चाहे मैंने तुम्हें नहीं देखा था, लेकिन मेरा दिल तुम्हें अच्छे से पहचानता है। तुम्हारे होने के एहसास से ही धड़क उठता है। रोनी कहता है, खैर तुम्हें बताकर कोई फ़ायदा नहीं है। पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता था कि तुम मुझे धोखा देने के बाद सुधर जाओगी, लेकिन नहीं, तुम अब भी वैसी ही हो। अपने बिना मतलब के टास्क को पूरा करने के लिए किसी की भी फीलिंग से खेल जाती हो। बस एक टास्क के लिए तुमने मुझे किस किया, जबकि तुम मुझे जानती भी नहीं थी। अप्रीता सिर झुका लेती है। रोनी अपने फ़ोन को ऑन करता है और उस पर एक चैट खोलकर अप्रीता को दिखाते हुए कहता है, जब भी मुझे तुम्हारी याद आती है ना तो मैं ये पढ़ लेता हूँ। अप्रीता उस चैट को देखती है। वहाँ लिखा हुआ था, अरे भाड़ में गया तुम्हारा प्यार। ये प्यार का नाटक ना तुम मेरे सामने मत करो। मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छे से जानती हूँ, और अगर प्यार करना ही है ना तो थोड़ा अपना स्टैंडर्ड देखकर प्यार करो। कहाँ तुम किसी के बॉडीगार्ड और मैं। चैट को देखते हुए अप्रीता को उस दिन की याद आती है जब उसने ये सब चैट कर रही थी। दोनों के रिलेशंस को 8 महीने हो चुके थे। अप्रीता रोनी से बात करने में बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी थी, जिसे देखकर एक दिन उसकी दोस्त जूही आती है। वो अप्रीता का फ़ोन छीनकर चेक करती है। अप्रीता उससे छीनने की कोशिश करती है पर जूही उसे दे नहीं रही थी। सारे मैसेज को पढ़ने के बाद जूही अप्रीता को देखकर कहती है, ये तो क्या कर रही है अप्रीता, तू भूल गई ये बस एक टास्क है। अप्रीता अपना फ़ोन छीनकर उससे कहती है, टास्क था, अब प्यार है। मुझे रॉन से प्यार हो गया है। वो
बहुत अच्छा है, मैं अब उससे मिलने भी वाली हूँ, फिर हम दोनों शादी करेंगे। जूही अपना सिर पीटते हुए कहती है, तू सच में पागल हो गई है प्रीता। अरे तू इन लड़कों को नहीं जानती, ये अच्छी अच्छी बातें करके लड़की को फंसाते हैं। कॉलेज की दो दो लड़की इस जाल में फंसी, फिर पता है उनका क्या हुआ? उनका यूज़ करके उन्हें छोड़ दिया उन लड़कों ने। अप्रीता ये सुनकर कहती है, पर रोहन ऐसा नहीं है। जूही उससे चिढ़ते हुए कहती है, सभी लड़के एक जैसे होते हैं, तेरा रोहन भी वैसा ही है। वो एक बॉडीगार्ड है और उसे तूने बताया है कि तू बहुत अमीर है, इसीलिए वो बस तुम्हें फंसा रहा है। वो बस तुम्हें यूज़ करके छोड़ देगा। ये फेसबुक पर बस चैट से प्यार व्यार नहीं होता, समझ आया तुम्हें? अप्रीता अपना सिर ना में हिलाते हुए कहती है, मैंने ऐसा उसे कुछ भी नहीं बताया। उसने कभी पूछा ही नहीं कि मैं अमीर हूँ या गरीब। अप्रीता बार बार रोनी की साइड ले रही थी, जिसे देखकर जूही चिढ़ती जा रही थी। वो कहती है, अप्रीता अप्रीता, तुम इन लड़कों को नहीं जानती। वो किसी भी तरह तुम्हारे अमीर गरीब का पता लगा लेते हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तू इन सब में फंसे। ये ज़माना बहुत ख़राब है यार, तू समझती क्यों नहीं? अप्रीता अब गहराई से इन सब बातों के बारे में सोचने लगती है। उसका दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा था कि रोनी चीटर है, पर जूही उसे बार बार यही बोल रही थी कि वो बस एक चीटर है। अप्रीता इन सब के बारे में एक हफ्ते तक सोचती रह जाती है, फिर एक दिन तय करती है कि वो रोनी के साथ सब कुछ खत्म कर देगी। वो उसे ये मैसेज करती है कि वो उससे प्यार नहीं करती, बस गेम खेल रही थी। पर रोनी का जब रिप्लाई आता है कि वो झूठ बोल रही है, बस मजाक कर रही है, तो ये देखकर अप्रीता की हिम्मत ही नहीं होती कि वो उसे रिप्लाई दे। वो रोनी के रिप्लाई को देख देख कर रोने लगती है, क्योंकि उसे अप्रीता पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट था। जब जूही ये देखती है तो वो अप्रीता का फ़ोन छीनकर रोनी को रिप्लाई करती है। वो रोनी के प्यार की बेइज्जती करती है, उसे बुरा भला कहती है। अप्रीता ये सब देखकर उसे फ़ोन छीनने की कोशिश करते हुए कहती है, जूही प्लीज़ ऐसा मत करो, वो टूट जाएगा, प्लीज़ मेरा फ़ोन वापस करो। जूही अप्रीता की कोई बात नहीं सुनती। वो रोनी को बहुत कुछ रिप्लाई करने के बाद उस फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर देती है। अप्रीता जैसे ही फ़ोन लेती है, अपना डिलीट अकाउंट को देखकर वो रोते हुए कहती है, ये क्या किया तुमने? अप्रीता लॉगिन करने की कोशिश करती है, तभी फिर से जूही उसका फ़ोन छीनकर कहती है, पागल मत बनो और अब ये रोना बंद करो। अगर आज मैं ये ना करती तो तुम्हें ज़िंदगी भर रोना पड़ता। अप्रीता ये सब कुछ सोचते हुए अपनी नम आंखों से रोनी को देखती है। रोनी फ़ोन को पॉकेट में रखकर कहता है, जब भी मैं ये देखता हूँ मुझे तुमसे दूर होने की हिम्मत मिलती है। सच कहूँ अप्रीता, जब भी मुझे ये याद आता है कि तुम अर्जुन अंकल और प्रीत आंटी की बेटी हो, तो मैं सोचता हूँ कि शायद मेरी ही गलती थी, क्योंकि अर्जुन अंकल और प्रीत आंटी की परवरिश ऐसी तो नहीं हो सकती। क्या सच में मुझसे कोई गलती हुई थी क्या अप्रीता? अप्रीता जल्दी जल्दी ना में सिर हिलाती है। वो इमोशनल होकर कहती है, नहीं रोन, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हें बोलते हुए अप्रीता जैसे ही रोनी को छूने के लिए हाथ बढ़ाती है, रोनी अपने कदम पीछे कर लेता है। रोनी के दिल में आग लगी थी, लेकिन वो अप्रीता के सामने नॉर्मल था। वो 2 कदम दूर होकर कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ना अब और ना कभी ज़िंदगी में। मुझे लगता है हमें अब चलना चाहिए। कहते ही रोनी तेज़ कदमों से वहाँ से निकल जाता है। अप्रीता उसे बुलाती है, पर रोनी के कदम नहीं रुकते। अप्रीता अब दौड़ते हुए उसके पीछे जाती है। उसकी आंखों से इस वक्त आंसू बह रहे थे। अप्रीता जल्दी से बाहर जाकर देखती है तो रोनी अपनी बाइक से जा चुका था। वहीं अप्रीता के लिए उसने किसी और को बुला लिया था। अप्रीता के लिए कार पहले से वहाँ खड़ी थी। अप्रीता वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। वो वहीं बैठकर रोने लगती है। उसे अंदर से इस वक्त बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। इधर आरुष माही को लेकर उसके गांव आ चुका था। गांव में सामने कोई भी हॉस्पिटल नहीं था, इस वजह से आरुष उसकी माँ को अपनी कार में हॉस्पिटल लेकर गया। माही हॉस्पिटल में दीवार से सटकर खड़ी थी, वहीं आरुष बाहर था। वो बाहर खड़ा होकर बारिश को देख रहा था, जो बहुत ही तेज़ी से हो रही थी। अंदर डॉक्टर माही की माँ को चेक करके बाहर निकलते हैं। डॉक्टर माही से कहते हैं, पेशेंट को जो जो दवाई खा रही है, हमें वो दवाई और रिपोर्ट्स चाहिए। माही अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहती है, ओके डॉक्टर, मैं लेकर आती हूँ। कहकर वो वहाँ से बाहर की ओर निकल जाती है। माही जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकलती है, उसकी नज़र आरुष पर जाती है। आरुष अपने दोनों हाथ पॉकेट में रखकर बारिश को देख रहा था। माही के कदम अपने आप आरुष की ओर बढ़ जाते हैं। माही आरुष के थोड़ा दूर रुककर पूछती है, आप गए नहीं? माही की मीठी सी आवाज़ सुनकर आरुष की नज़र उस पर जाती है। वो माही की ओर मुड़कर कहता है, बारिश हो रही है ना, तो बस इसीलिए, और अब रात भी काफ़ी हो चुकी है। माही चारों ओर देखती है, जहाँ बस अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे को देखते हुए माही कहती है, तो आज आप जाएंगे नहीं? आरुष नाम में सिर हिलाता है। अब वो इतनी बारिश में वापस भी तो नहीं लौट सकता था। माही से अब कुछ बोला ही नहीं जाता, वो कुछ नहीं कहती। अब वो वहाँ से जाने के लिए बढ़ती है, तभी आरुष उसे टोकते हुए पूछता है, कहाँ जा रही हो तुम? माही उसकी ओर मुड़कर धीरे से जवाब देती है, वो मैं माँ के कुछ डॉक्यूमेंट्स और दवाई लेने जा रही थी। आरुष उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है, तो तुम ऐसे भीग कर जाने वाली हो? चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। वैसे भी मैं वापस जा तो नहीं सकता, इससे अच्छा तुम्हारी हेल्प कर दूँ। माही उसे मना करती, उससे पहले ही आरुष भागते हुए कार के पास जाता है, फिर लेकर आता है।
माही भी भागते हुए कार में जाती है और जल्दी से बैठ जाती है। आरुष अपनी शर्ट उतारते हुए कहता है, ओह गॉड, ये शर्ट कुछ ज़्यादा ही भीग गया। माही उसे देखती है, फिर एकदम से ही अपनी नज़रें हटा लेती है। उसने आज से पहले कभी भी किसी लड़के को इस तरह शर्टलेस नहीं देखा था। माही दूसरी ओर देखकर कहती है, प्लीज़ आप अपने कपड़े पहन लीजिए ना। माही को बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। आरुष अपनी शर्ट को देखता है, फिर माही की सिचुएशन को समझकर वो कार के ग्लव बॉक्स से शर्ट निकालने के लिए झुकता है। तभी वो माही के बेहद करीब आ जाता है। आरुष को खुद के इतना करीब देखकर माही की धड़कन बढ़ जाती है। ऊपर से आरुष का शर्टलेस बदन उससे सट रहा था। माही अपनी धड़कन को संभाल अपनी आंखें बंद कर लेती है। आरुष ग्लव बॉक्स से शर्ट निकालकर माही से दूर हो जाता है और अपनी शर्ट पहनते हुए कहता है, अच्छा है कि मैं एक्स्ट्रा शर्ट रख लेता हूँ, वरना। कहते हुए वो माही को देखता है। माही की आंखें बंद देखकर वो अपने चेहरे को गौर से देखता है। माही का चेहरा हल्का गुलाबी था। आरुष उसके इस परिवर्तन को समझ नहीं पाता, इसीलिए माही पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए वो कार स्टार्ट करता है। मुंबई, सिंघानिया विला। तारा इस वक्त अभियान की बच्ची को गोद में लिए हुए थी। प्रज्ञा बालकनी के दरवाजे पर खड़ी हुई दिया और अनन्या के झगड़े के बारे में सोच रही थी। प्रज्ञा दोनों से ही बराबर प्यार करती है, इसीलिए दोनों को लड़ते हुए वो देख नहीं सकती थी। धारा उसे लेकर खेल रही थी, तभी बच्ची शूशू कर देती है। धारा ये देखकर प्रज्ञा को बुलाती है, भाभी। धारा की आवाज़ देने पर भी प्रज्ञा कोई जवाब नहीं देती। धारा प्रज्ञा को कुछ पल देखकर खुद उसके लिए कपड़े लाती है और बच्ची का ड्रेस चेंज कर देती है। अब वो बच्ची को झूले पर लेटाकर बेडशीट चेंज करने के लिए उठाती है। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है। धारा दरवाजे की ओर देखती है जहां अभियान खड़ा था। अभियान धारा को देखता है। धारा जल्दी से अपनी नज़रें झुका लेती है, क्योंकि आज भी वो अभियान से बात नहीं करती थी। उसे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। धारा एक नज़र प्रज्ञा को देखती है, फिर सिर झुकाकर कहती है, वो गुड़िया ने बेडशीट गीला कर दिया, मैं बस उसे चेंज कर रही थी। अभियान उसे जाने का इशारा करता है। धारा बिना वक्त गवाए जल्दी से उनके कमरे से निकल जाती है। अभियान दरवाज़ा बंद करता है, फिर कबर्ड से बेडशीट लाकर खुद चेंज करता है। वो झूले से अपनी छोटी सी बच्ची को उठाकर बेड पर रखता है। बच्ची टुकुर टुकुर अभियान को देख रही थी। अभियान उसकी आंखों में देखता है, जो बहुत ही क्यूट थी। अभियान अब बच्ची के पास बैठकर अपने शूज़ उतारता है। बच्ची बस अभियान को देख रही थी। अभियान शूज़ को अपनी जगह पर रखकर वॉशरूम चला जाता है। बच्ची इधर उधर देखती है। वो जब किसी को देख नहीं पाती तो रोने लगती है। उसे अकेलापन सा लगता है, जिससे वो रोने लगी। प्रज्ञा अब तक अपनी ही सोच में गुम थी। उसे बच्ची के रोने तक की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अभियान वॉशरूम से बाहर निकलता है। वो बच्ची को देखता है, फिर प्रज्ञा को देखता है। अभियान अच्छे से खुद के हाथ को पोंछते हुए बच्ची को गोद में उठा लेता है। बच्ची अब बिल्कुल चुप हो जाती है। उसे बस अकेलेपन से प्रॉब्लम थी। अभियान प्रज्ञा के पीछे खड़ा हो जाता है। वो पीछे से प्रज्ञा के पेट पर अपने ठंडे हाथ रखता है। प्रज्ञा एकदम से होश में आती है और मुड़कर अभियान को देखती है। अभियान प्रज्ञा के बालों को साइड करते हुए कहता है, तुम कहो तो मैं इसे बेच दूं। बोलते हुए वो बच्ची को देखता है। प्रज्ञा कंफ्यूज्ड होकर पहले अपनी बच्ची को देखती है, फिर अभियान को। वहीं जैसे ही बच्ची को भी जैसे समझ आ गया हो कि उसके डैडी क्या कह रहे हो, उसका मुंह रोने जैसा हो जाता है। वो डर से कहीं उसके डैडी उसे सच में ना बेच दें। प्रज्ञा कन्फ्यूज़न से पूछती है, आप कहना क्या चाहते हैं? अभियान प्रज्ञा को घूरते हुए कहता है, तुम्हें होश ही नहीं है कि हमारी बच्ची क्या कर रही है क्या नहीं। वो बेड से गिर भी जाए या उसे कोई उठाकर भी चला जाए, तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। इससे अच्छा तो मैं इसे बेच ही देता हूँ, कुछ पैसे तो आ जाएंगे। अभियान थोड़ा गुस्से में था। वहीं जैसे बच्ची को ये लगा कि उसका बेचना कंफर्म हो गया, वो इस वजह से एकदम से रोने लगी। प्रज्ञा जल्दी से अपनी बच्ची को गोद में ले लेती है और हैरान होकर कहती है, आप कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं? ऐसे कैसे आप मेरी बच्ची को बेच सकते हैं? और मैं बस कुछ सोच रही थी, धारा इसे देख रही थी इसीलिए। कहते हुए प्रज्ञा धारा को देखती है, जो कमरे में नहीं थी। वो पूरे कमरे को देखने के बाद कहती है, धारा कहाँ है? अभियान बस प्रज्ञा को घूर कर देख रहा था। वो प्रज्ञा से कहता है, आज के बाद अगर हमारी बेटी को अकेला छोड़ा ना तो 1000 बच्चे करवा दूंगा, समझ आया? फिर संभालती रहना 1000 बच्चों को। प्रज्ञा आंखें फाड़कर अभियान को देखती है। प्रज्ञा का तो ये सुनकर सिर ही चकरा जाता है। अभियान अब सोफे पर जाकर बैठ जाता है और अपना लैपटॉप खोल लेता है। प्रज्ञा पहले अभियान को देखती है, फिर अपने पेट को। आखिर वो 1000 बच्चों को अपनी इस कोख में रखेगी कैसे? बच्चे करते करते मर ही जाएगी। अब तो प्रज्ञा को भी रोना आता है। वो अपनी बेटी को चुप कराते हुए बेड पर बैठ जाती है और उसे दूध पिलाने लगती है। प्रज्ञा अपनी बेटी के बहुत ही छोटे छोटे बालों को छूते हुए कहती है, आपके डैडी बहुत बुरे हैं। 1000 बच्चे भी कोई करता है भला? आपको ऐसे रोज थोड़ी छोड़ती हूँ। बच्ची दूध पीते हुए रुककर कुछ पल प्रज्ञा को देखती है और फिर से दूध पीने लगती है। पटना।
बारिश से भीगा हुआ रुद्र कमरे में पहुंचता है। कमरे में पहुंचते ही पहले तो वो कपड़े चेंज करता है, फिर बेड पर देखता है। बेड पर आव्या को ना देखकर रुद्र अपनी नज़रें चारों ओर घुमाता है। तभी उसकी नज़र सोफे पर सिकुड़कर सो रही आव्या पर जाती है। रुद्र आव्या की ओर बढ़ जाता है। वो आव्या के पास जाकर उसे गोद में उठाता है और उसे बेड पर जाकर अच्छे से लिटा देता है। आव्या खुद को कंबल से ढककर अब और आराम से सो जाती है। रुद्र की नज़र अब आव्या के गिरे हुए फ़ोन पर जाती है। वो आव्या का फ़ोन उठाकर टेबल पर रखता है। तभी आव्या का कॉल वाइब्रेट होता है। रुद्र आव्या के फ़ोन को ऑन करके देखता है तो उसकी नज़र ध्रुवंश की फ़ोटो पर जाती है। आव्या ध्रुवंश को याद कर रही थी, इसीलिए उसका फ़ोटो देखते देखते ही सो गई। आव्या के फ़ोन पर ध्रुवंश के कम से कम 50 मिस्ड कॉल्स थे, जिसे देखकर भी आव्या ने रिसीव नहीं किया। रुद्र के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे, वो बिल्कुल नॉर्मल था। वो आव्या के फ़ोन को बेड पर रखता है और आव्या के बगल में लेट जाता है। बारिश की वजह से आव्या को ठंड लगती है। तभी वो रुद्र को कसकर पकड़ लेती है। रुद्र आव्या को देखते हुए उसे उसके सॉफ्ट सॉफ्ट गाल को सहलाने लगता है। रुद्र कभी उसकी नाक को टच कर रहा था तो कभी उसके होंठों को, कभी उसके गले को। आव्या कसमसाते हुए बड़बड़ाती है। ओ, रुद्र के छूने से आव्या डिस्टर्ब हो रही थी। रुद्र उसके डिस्टर्ब होने पर भी उसे छू रहा था। आव्या फिर से कसमसाते हुए आवाज़ निकालती है। रुद्र आव्या की कमर को कसकर उसके गाल पर धीरे धीरे किस करता है। आव्या छटपटाने सी लगती है। आव्या को रुद्र की बियर्ड चुभ रही थी। आव्या नींद में ही रुद्र के चेहरे को खुद से दूर करती है और खुद कंबल से पूरी तरह से ढककर सो जाती है। रुद्र उसे कंबल के साथ पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसके कंधे पर बाइट करने लगता है। आव्या रुद्र की इस हरकत से अब उठ चुकी थी। वो कंधे से हटाते हुए रुद्र से कहती है, क्या कर रहे हो, छोड़ो ना, सोने भी नहीं देते। रुद्र आव्या के कान पर किस करते हुए कहता है, जाओ मेरे लिए खाना ला दो। आव्या कंबल हटाकर रुद्र को देखती है। आव्या कहती है, तुम तो कह रहे थे कि तुम खाकर आओगे, इसीलिए मैंने कुछ बनाया ही नहीं। रुद्र ये सुनकर कहता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हें खा लेता हूँ। बोलते हुए वो झुककर आव्या के होंठों को काट लेता है। आव्या उसे धक्का देते हुए कहती है, क्या कर रहे हो। रुद्र आव्या के करीब झुकते हुए कहता है, अपनी भूख मिटा रहा हूँ, अपनी बेबी गर्ल को खाकर। आव्या तुरंत उससे दूर खड़ी हो जाती है। रुद्र बेड पर आराम से लेटते हुए कहता है, कम बेबी गर्ल। आव्या जल्दी से ना में सिर हिलाकर कहती है, नो वे, आज बिल्कुल नहीं, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा थक गई, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। बोलते ही आव्या जल्दी से कमरे से निकल जाती है। रुद्र दरवाजे की ओर देखता है, फिर बारिश को देखते हुए एक पल अपनी आंखें बंद कर लेता है। रुद्र ने कुछ पल आंखें बंद की थी कि तभी उसे किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है। रुद्र अपनी आंखें झट से खोलता है। वो बेड से उठकर कमरे से बाहर निकलता है। वो सीढ़ी के सामने जाकर देखता है तो उसका चेहरा एकदम से सर्द हो जाता है। आव्या सीढ़ी के नीचे गिरी हुई थी और उसके पास अंतरा खड़ी थी। अंतरा आव्या को ही देख रही थी। फिर वो सिर उठाकर ऊपर खड़े रुद्र को देखती है, जो सर्द नज़रों से अंतरा को ही घूर रहा था। रुद्र सर्द नज़रों से अंतरा को ही देख रहा था। अंतरा रुद्र की नज़रों को देखकर कहती है, बेबी गर्ल को मैंने नहीं गिराया। अंतरा के मुंह से आव्या के लिए बेबी गर्ल सुनकर रुद्र की भौहें चढ़ जाती हैं। वो सीढ़ियों से अपने कदम बढ़ाते हुए नीचे उतरने लगता है। अंतरा रुद्र को उसी तरह से देख रही थी। रुद्र उसके पास पहुंचता है तो अंतरा कहती है, वो सीढ़ियों से उतर रही थी, अचानक ही रुक गई, फिर बेहोश होकर अपने आप नीचे गिरी। रुद्र आव्या के चेहरे को देखता है, जिसके सिर पर हल्की चोट लगी हुई थी। रुद्र खून को छूते हुए अंतरा को देखकर कहता है, अगर तुम्हारी बात झूठ हुई ना बेबी प्रिंसेस, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। कहते ही रुद्र आव्या को गोद में उठा लेता है। अंतरा जल्दी से कहती है, मैंने कुछ नहीं किया है हैंडसम ब्रदर। रुद्र अब उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। रुद्र जा ही रहा था कि एकदम से वो अंतरा को टोकते हुए कहता है, बाय द वे, मेरी बेबी गर्ल तुम्हारी भाभी है, सो यू कैन कॉल हर भाभी। रुद्र आव्या को कमरे में ले जाकर बेड पर लिटाता है। वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आव्या के माथे पर लगी चोट को डिटॉल से साफ करता है और उस पर दवाई लगा देता है। रुद्र आव्या के गाल को थपथपाते हुए बुलाता है, बेबी गर्ल, बेबी गर्ल। आव्या बेहोश थी, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। रुद्र की आवाज़ देने पर भी उसे आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। रुद्र अब हाथ में पानी लेकर आव्या के चेहरे पर छिटकता है। आव्या धीरे धीरे होश में आती है। आव्या की नज़र पहले रुद्र पर जाती है, फिर वो कमरे को देखती है। आव्या उठकर बैठती है तो उसके सिर में दर्द होता है। वो अपने सिर को छूकर कहती है, आह। रुद्र उसके हाथ को चोट से हटाते हुए कहता है, वहाँ पर टच मत करो। वैसे तुम गिरी कैसे, सीढ़ियों पर नाच रही थी क्या। आव्या ना में सिर हिलाकर कहती है, नहीं, मैं सीढ़ी से उतर रही थी, पर पता नहीं अचानक क्या हुआ कि मैं गिर गई। रुद्र को अब भी शक था कि अंतरा ने कुछ तो किया नहीं। रुद्र पूछता है, क्या किसी ने धक्का दिया।
आव्या नाम में सिर हिलाकर कहती है, नहीं, सिर में बहुत भारीपन सा लगा। वो इतना कहते ही रुक जाती है। आव्या कुछ पल रुकने के बाद जल्दी से वॉशरूम जाती है। रुद्र आव्या के पीछे जाता है। आव्या वॉश बेसिन में वॉमिटिंग कर रही थी। रुद्र उसके पास जाकर खड़ा होकर उसे देखने लगता है। आव्या वॉश बेसिन पर थूकते हुए कहती है, छी। वो अपना मुंह साफ करती है। रुद्र उसे टॉवल देता है। आव्या रुद्र की ओर मुड़कर कहती है, तुमने मुझे अचानक उठाया ना, इसीलिए ऐसा हुआ है। तुम बहुत बड़े गधे हो। मैंने पहले से कहा था कि तुम मुझे ऐसे मत उठाया करो। रुद्र आव्या को देखकर बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहता है, मेडिसिन ले लो, ठीक हो जाएगा। आव्या मुंह बिगाड़ते हुए कहती है, मुंह का टेस्ट बिगड़ गया, बहुत अजीब सा लग रहा है। रुद्र आव्या को अपने करीब खींचकर उसके होंठों को देखता है। आव्या रुद्र की नज़रों को ही देख रही थी। रुद्र आव्या के रसीले होंठों को देखकर कहता है, मैं तुम्हारे मुंह का टेस्ट ठीक कर देता हूँ। कहते हुए वो आव्या के होंठों पर अपने होंठ रख देता है। रुद्र अब आव्या को किस करने लगता है। आव्या रुद्र को धक्का देने लगती है। रुद्र उसे कसकर पकड़ लेता है। कुछ देर बाद रुद्र आव्या से अलग होता है। आव्या हाँफते हुए रुद्र को देखती है। रुद्र उसे देखते हुए कहता है, ठीक हुआ या फिर से करूं। आव्या उसे घूरती है, फिर वहां से बाहर निकल जाती है। रुद्र खड़ा ही था, तभी उसे फिर से आव्या के गिरने की आवाज़ आती है। रुद्र के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। वो मुड़कर वॉशरूम के बाहर निकलती है तो उसकी नज़र आव्या पर पड़ती है जो नीचे गिरी हुई थी। आव्या नीचे गिरे हुए दर्द से करहा रही थी। रुद्र उसके पास बैठकर गुस्से भरी आवाज़ में कहता है, इतना ही दर्द सहने का शौक है तो मुझे बता दो। ऐसा दर्द दूंगा कि दोबारा दर्द के बारे में सोचकर ही डर जाओगी। आव्या दर्द से कराहते हुए कहती है, आह, बहुत दर्द हो रहा है रुद्र, मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। रुद्र चारों तरफ नज़र घुमाता है पर वहाँ आमने सामने कुछ नहीं था। रुद्र आव्या को बेड पर लिटाता है। आव्या अपनी आंखें खोलकर कहती है, मुझे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। आह मम्मा। हुआ क्या है तुम्हें? रुद्र परेशान होकर पूछता है। आव्या कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो बस दर्द से चीख रही थी। रुद्र जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है। कुछ ही देर में डॉक्टर कमरे में आती है। आव्या फिर एक बार बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर आव्या को चेक करती है। चेक करते हुए उसके चेहरे पर शिकन दिख रही थी। रुद्र डॉक्टर से पूछता है, क्या हुआ? डॉक्टर आव्या के हाथ को पकड़कर थोड़ा चेक करती है और फिर रुद्र को देखकर कहती है, इन्होंने कोई मेडिसिन ली है क्या? रुद्र तुरंत जवाब देता है, आई डोंट नो, बट हुआ क्या है? डॉक्टर कुछ पल चुप होने के बाद गहरी सांस लेकर कहती है, इन्होंने अपने बच्चे को मारने के लिए पिल्स ली हैं। रुद्र जैसे ही ये सुनता है वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। वो बहुत ही धीरे से कहता है, बेबी गर्ल प्रेग्नेंट है? डॉक्टर झट से जवाब देती है नहीं थी। इन्होंने पिल्स के जरिए बच्चे को मार दिया है। रुद्र के ऊपर जैसे बिजली गिर जाती है। डॉक्टर इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहती। वो अपना सामान समेटकर कमरे से बाहर निकल जाती है। रुद्र आव्या के चेहरे को देखता है। उसकी नज़र अब आव्या के पेट पर जाती है। उसके कानों में डॉक्टर की आवाज़ गूंजती है, इन्होंने अपने बच्चे को मार दिया है। रुद्र गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लेता है। उसके चेहरे पर नसें उभरने लगती हैं। आव्या अब भी बेहोश थी। रुद्र गुस्से से टेबल लैंप को मारता है जिससे वो टेबल से नीचे गिर जाता है। रुद्र अब उस कमरे से बाहर निकलकर सीधे उस कमरे में जाता है जहां वो लोगों को मारा करता था। रुद्र बहुत दिन बाद उस कमरे में जा रहा था। उसे उस कमरे में अंदर जाते हुए देखकर जैमसन भी उसके पीछे चला जाता है। वहीं दूसरी ओर सुहानी एक कमरे के बाहर खड़ी हुई द्रांश की आवाज़ सुन रही थी क्योंकि वो उसे जो अंदर से सुनाई दे रही थी वो सुहानी के लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। द्रांश किसी से कॉल पर बात कर रहा था। एकदम साफ आवाज़ आती है, काम हो गया ना, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने उसके बच्चे को मरवाया है, तुम भी जल्दी से वहाँ से निकल जाओ। उधर से एक हामी भरी आवाज़ आती है। सुहानी अपने कान को दरवाजे पर सटाए हुए सब कुछ सुन रही थी। द्रांश फ़ोन पॉकेट में रखकर सामने देखते हुए कहता है, रुद्र सूर्यवंशी, मैंने कहा था ना कि मैं दुश्मनी ज़रूर निभाऊंगा। आखिरकार मार दिया मैंने तुम्हारे होने वाले बच्चे को, होने से पहले ही मार दिया। सुहानी ये बात जैसे ही सुनती है अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। दंश ऐसा कैसे कर सकता है? सुहानी मन ही मन सोचती है। उसे जैसे ही ख्याल आता है कि द्रांश ने रुद्र और आव्या के बच्चे को पेट में ही मार दिया तो वो झटके से दरवाज़ा खोलती है। द्रांश दरवाजे की ओर देखता है। सुहानी अपनी नम आंखों से द्रांश को देख रही थी। द्रांश ड्रिंक की एक सिप लेते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुहानी को अंदर से गुस्सा आ रहा था पर वो द्रांश के सामने गुस्सा जता नहीं पा रही थी, इसीलिए उसकी आंखों में नमी बढ़ती जा रही थी। वो कहती है, मैं आपको इंसान समझती थी लेकिन आप तो इंसान के रूप में राक्षस निकले। आखिर कैसे कैसे दंश, आप किसी के बच्चे को कैसे मार सकते हैं? द्रांश बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहता है, जाकर कमरे में चुपचाप सो जाओ, मेरे काम के बीच अपनी टांग मत अड़ाओ। सुहानी थोड़ी सख्त आवाज़ में कहती है,
ये आपका काम है। अगर ये आपका काम है ना दंश, तो मुझे आपके साथ नहीं रहना। सुना आपने, मुझे आपके साथ नहीं रहना। द्रांश जो ड्रिंक पी रहा था वो ड्रिंक छोड़कर अपनी गर्दन घुमाकर सुहानी को देखता है। सुहानी आंखों को देखते ही हल्की डर सी जाती है। द्रांश अपनी आंखों को उचकाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? सुहानी डर तो रही थी पर अपने सारे डर को काबू करते हुए कहती है, मैंने कहा कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। द्रांश अपनी पकड़ी हुई ग्लास नीचे फेंकता है। सुहानी डर जाती है। द्रांश के कदम अब सुहानी की ओर बढ़ने लगते हैं। सुहानी डर की वजह से एक पल के लिए तो बिल्कुल फ्रीज हो चुकी थी, पर उसे द्रांश से भागना था, इसीलिए बहुत मुश्किल से उसके पैर एक जगह से हिले। सुहानी अपने कदम पीछे करने लगी। द्रांश भी अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहा था। द्रांश कुछ ही पलों में सुहानी के बहुत करीब जाता है। सुहानी भागने के लिए मुड़ती है, तभी द्रांश उसके हाथ को पकड़ लेता है। सुहानी अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है। द्रांश उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे पीठ से लगा देता है। सुहानी द्रांश को देखते हुए कहती है, क्या मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी? कहते हुए अचानक ही उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। सुहानी के आंसुओं को देखकर द्रांश का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। वो बहुत ही नॉर्मल आवाज़ में कहता है, ये आंसू ही तो नहीं देख सकता मैं, लेकिन फिर भी तुम हर बार इन आंसुओं को गिराकर मुझे तकलीफ देती हो। सुहानी द्रांश की आंखों में देखती है। द्रांश की आंखों में सच में तकलीफ दिख रही थी। द्रांश सुहानी के आंसुओं से भीगे आंखों को देखकर कहता है, तुम मेरी जिंदगी में आई तो खुद की मर्जी से हो, लेकिन जाओगी मेरी मर्जी से, और मरते दम तक मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। सुहानी कहती है, मैं आपसे प्यार करती हूँ दंश। आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता, फिर भी मैं आपके साथ थी, क्योंकि मुझे लगा था कि आप बुरे नहीं हैं, लेकिन आप बुरे हैं। आपने एक निर्दोष बच्चे को मार दिया जो इस दुनिया में आया भी नहीं। द्रांश कहता है, मैंने तो तुम्हें कितनी बार कहा कि मैं बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मैं अच्छा हूँ। मैं कल भी बुरा था, आज भी बुरा हूँ, और हमेशा बुरा रहूँगा। द्रांश की बात सुनकर सुहानी रोने लगती है। सुहानी के आंसू अब जमीन पर गिरने लगे थे। द्रांश सुहानी के हाथ को ढीला छोड़ देता है और सुहानी के हाथ को पकड़कर ही उसके आंसुओं को पोंछता है। सुहानी अपने हाथ को देखती है जिसका यूज़ करके द्रांश उसके आंसू पोंछ रहा था। द्रांश उससे कहता है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को ना मारूं, तो जाओ और जाकर चुपचाप कमरे में सो जाओ, वरना मैं पहले तुम दोनों को मारूंगा, फिर खुद को मार दूंगा। सुहानी का शरीर कांपने लगा। उसे वो द्रांश आज बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था जिसके साथ सुहानी रहा करती थी। इस वक्त सुहानी को वो पुराना द्रांश दिख रहा था जिसे सुहानी भूल चुकी थी। द्रांश अब सुहानी के हाथ को छोड़ देता है। सुहानी जल्दी से भागकर वहां से निकल जाती है। वो कमरे में पहुंचते ही अंदर से दरवाज़ा बंद करती है। दरवाजे से सटकर ज़मीन पर बैठकर रोने लगती है। सुहानी के दिमाग में वो सारे पल याद आने लगते हैं जब द्रांश और सुहानी छत के ऊपर थे। दोनों ने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया था, कितना अच्छा द्रांश ने उसके साथ बिहेव किया था। सुहानी उन सब पलों को याद करते हुए रोने लगती है। अब उसे वो सारे पल जैसे सपने जैसे लगने लगते हैं जो नींद से जागते ही खत्म हो चुके थे। रात के करीब 11 बज चुके थे। सुहानी ज़मीन पर बैठे हुए ही रोते रोते सो चुकी थी, लेकिन अचानक ही इसकी आंखें खुल जाती हैं। सुहानी अपनी भारी आंखों से कमरे के चारों ओर देखती है। कुछ पल सोचने के बाद सुहानी जल्दी से कमरे से उठकर अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है। सुहांश बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। सुहानी बहुत ही धीरे से दरवाज़ा खोलती है और बाहर झांकते हुए चारों ओर देखती है। चारों तरफ बस सन्नाटा और अंधेरा था। वो कमरे से निकलकर इधर उधर देखते हुए अपने कदम को बहुत धीरे धीरे बढ़ाती है। एक ऐसा घर जिसमें उसे जान से मारने की धमकी मिलती हो। सुहानी ऐसे घर में नहीं रहना चाहती थी। अगर वो अकेली होती तो शायद वो रह जाती, पर वो अपने बच्चे को इस तरह की परवरिश नहीं देना चाहती थी। अब बस उसे अपने बेटे को द्रांश से बहुत दूर लेकर जाना था। सुहानी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए हॉल में पहुंचती है। हॉल में बिल्कुल अंधेरा था। उस अंधेरे के सहारे सुहानी वहां से जा रही थी। वो दरवाजे के पास पहुंचती है। वो जैसे ही दरवाजे को छूती है उसे पीछे से आवाज़ आती है, कहाँ जा रही हो लिटिल लैम्प? सुहानी अपनी जगह पर ही जम जाती है। वो इस आवाज़ को बहुत अच्छे से पहचानती थी। इसी आवाज़ से तो वो दूर भाग रही थी। सुहानी डरते हुए धीरे से पीछे पलटती है। सामने सोफे पर द्रांश लीन होकर बैठा हुआ था। द्रांश की सीधी नज़रें सुहानी पर थी। वो सुहानी के हाथ को देखता है जिसमें उसने सुहांश को बहुत ही अच्छे से पकड़ा हुआ था। अब पूरे हॉल की लाइट्स जलती हैं। सुहानी अपने चेहरे पर हाथ रख लेती है। द्रांश सीधा बैठकर सुहानी से कहता है, कम हियर। सुहानी को अंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसे कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। सुहानी भी उसी तरह पकड़ी जा चुकी थी। अब उसके पास द्रांश के पास जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। सुहानी द्रांश के पास जाकर खड़ी हो जाती है। द्रांश सीधा बैठकर सुहानी की कमर को पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। सुहानी संभल नहीं पाती और सीधा द्रांश की गोद में बैठ जाती है। वो अपनी नज़रें झुकाए हुए थी। द्रांश सुहांश के ऊपर अपना हाथ रखता है और सुहानी को देखते हुए कहता है,
तुम भी बाकी लोगों की तरह मुझे छोड़कर जा रही हो। सुहानी की आंखें नम सी हो जाती हैं। वो द्रांश के दर्दों को याद करते हुए उसे बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसने जो किया वो सुहानी सह भी नहीं सकती। सुहानी बिल्कुल चुप थी। द्रांश सुहानी को गौर से देख रहा था। द्रांश सुहानी के जज्बातों को समझते हुए उसके चिन्ह को पकड़कर ऊपर करता है। उसके ऐसा करते ही सुहानी की आंखों से आंसू बहकर सुहांश के माथे पर गिर जाते हैं। द्रांश सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, अब तुम भी मुझसे नफरत करने लगी हो ना। सुहानी बिल्कुल चुप थी। उसे काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा था। द्रांश सुहानी के माथे पर किस करके कहता है, आई एम सॉरी। सुहानी अब रोने लगती है। द्रांश उसे गले लगा लेता है और पीठ को हल्का सहलाते हुए कहता है, मैं तुमसे दूर चला जाता हूँ। तुम्हें बाहर जाकर अपनी जान खतरे में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुहानी सिसकते हुए कहती है, मुझे आपके घर में नहीं रहना। घुटन हो रही है मुझे इस घर में। दंश, मुझे इस घर से, आपसे बहुत दूर जाना है, बहुत दूर। द्रांश अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। कुछ पल चुप रहने के बाद द्रांश कहता है, ओके, तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ चली जाओ, बट मैं तुम्हें पहुँचा दूंगा। सुहानी अब कुछ नहीं कहती। सोया हुआ सुहांश उसी तरह से सो रहा था। उसे कोई खबर नहीं थी द्रांश और सुहानी के जुदा होने की। अगली सुबह आव्या की नींद खुलती है तो उसे कमरे में कोई भी नहीं मिलता। आव्या रात के बारे में याद करके अपने पेट को पकड़ लेती है। आव्या को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो अपने पेट को देखते हुए कहती है, यह अजीब सा दर्द कैसा था, मुझे हॉस्पिटल में जाकर खुद का चेकअप करना पड़ेगा। आव्या उठकर वॉशरूम चली जाती है और कुछ ही वक्त में रेडी होकर बाहर निकल जाती है। बाहर आकर वो देखती है तो रुद्र सोफे पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। उसके हाथ में क्यूब सॉल्वर था। वो उसे घुमाते हुए बहुत ही गहरी सोच में डूबा हुआ था। आव्या रुद्र को आवाज़ देती है, तुम सुबह सुबह कहाँ चले गए थे। रुद्र आव्या की आवाज़ सुनकर क्यूब सॉल्वर को टेबल पर रखता है और वॉशरूम चला जाता है। रुद्र को कुछ जवाब ना देता देखकर आव्या धीरे से कहती है, इसे क्या हुआ, कहीं कल मैंने इसे खाना नहीं दिया इसीलिए तो नाराज़ नहीं है। आव्या खुद में बड़बड़ाते हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो जाती है। वो अपने मंगलसूत्र को पहनकर मांग में सिंदूर भर लेती है। आव्या एक नज़र दरवाजे को देखकर कमरे से निकल जाती है। नीचे नैना और अंतरा नाश्ता कर रहे थे। नैना आव्या को देखते ही कहती है, आओ आव्या नाश्ता कर लो। आव्या नाम में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं मॉम, आज मैं रुद्र का फेवरेट नाश्ता बनाकर पहले उसे खिलाऊंगी। कल मैंने उसे खाना नहीं दिया तो भूखा ही सो गया होगा और इसीलिए अब मुझसे नाराज़ है। नैना कहती है, वो खुद भी लेकर खा सकता था, उसके हाथ पैर नहीं है क्या, कुछ ज़्यादा ही नखरे दिखाता है, बस वो तुम्हें परेशान करता रहता है। तुम नाश्ता करो, जो है वो वही खाएगा। नैना ज़्यादातर आव्या के ही सपोर्ट में रहा करती थी, इसीलिए आव्या को काफ़ी अच्छा लगता था, पर उसे रुद्र के लिए बुरा लगता था। आव्या कहती है, कोई बात नहीं मॉम, मैं बना देती हूँ। आव्या मुस्कुराते हुए किचन की ओर चली जाती है। आव्या जल्दी से नाश्ता बनाकर कमरे में जाती है। कमरे में पहुंचकर वो देखती है तो रुद्र जूते पहन रहा था। आव्या उसके पास बैठकर नाश्ते का एक टुकड़ा उसकी ओर बढ़ाते हुए कहती है, कल खिला नहीं पाई इसीलिए ये लो, मैंने अपने हाथों से बनाया है और अपने हाथों से खिला रही हूँ। रुद्र आव्या को देखता है जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। रुद्र आव्या से नजरें हटाकर कहता है, मुझे भूख नहीं है। आव्या कहती है, रुद्र तुम मुझसे नाराज़ हो ना, फिर खाने पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो, मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए बनाया है, प्लीज़ खा लो ना। कल भी मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती, पर पता नहीं मुझे अजीब सा दर्द हो रहा था, पर मैंने कुछ उल्टा सीधा नहीं खाया, सच में। रुद्र एक पल के लिए रुक जाता है, फिर आव्या के मासूम चेहरे को देखता है। आव्या उसकी ओर फिर से नाश्ता बढ़ाती है। रुद्र उसके हाथ को पकड़ लेता है। रुद्र उससे बहुत सीरियस होकर पूछता है, तुम्हें तो मेडिसिन की बहुत अच्छी नॉलेज है ना, कौन सी मेडिसिन ली थी तुमने। आव्या कंफ्यूज्ड होकर कहती है, मेडिसिन, कैसी मेडिसिन, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली है, मुझे कुछ हुआ ही नहीं तो मैं मेडिसिन क्यों लूँ। आव्या के ऐसे जवाब से रुद्र को कुछ डाउट होता है। वो आव्या से कहता है, क्या तुमने सच में कोई मेडिसिन नहीं ली। आव्या झट से कहती है, मैं मेडिसिन क्यों लूँगी, आखिर बात क्या है, तुम क्लियर बताओगे मुझे, किस मेडिसिन की बात कर रहे हो तुम। रुद्र सोच में पड़ जाता है। आव्या अब भी कंफ्यूज थी। वो कुछ पूछती उससे पहले रुद्र झट से उठकर कमरे से निकल जाता है। आव्या जल्दी से उसके पीछे जाते हुए कहती है, रुद्र सही से कुछ बताओगे, देखो तुम फिर से मुझसे कुछ छुपा रहे हो तो बता दो। रुद्र सीधे नीचे जाकर जोर से चिल्लाते हुए धीर को बुलाता है। धीर जो बाहर खड़ा आराम से सैंडविच खा रहा था। रुद्र की आवाज़ देने से उसका सैंडविच हाथ से छूटकर गिर जाता है। वो जल्दी से अंदर जाता है। उसके मुंह में लिया सैंडविच निकला भी नहीं था। वो रुद्र के पास खड़ा होकर सैंडविच निगल लेता है और कहता है, यस बॉस। रुद्र उसे सीरियस होकर कहता है, मुझे 2 मिनट के अंदर घर के सारे बॉडीगार्ड और सर्वेंट्स की डिटेल्स चाहिए, अभी के अभी सबको यहाँ जमा करो। धीर जल्दी से हाँ बोलकर निकल जाता है। नैना और आव्या रुद्र को असमंजस से देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में सारे सर्वेंट और बॉडीगार्ड हॉल में इकट्ठे हो जाते हैं। रुद्र सीढ़ी पर खड़ा था। धीर एक फाइल रुद्र को देता है। रुद्र सभी को देखते हुए फाइल खोलता है। उसमें सबसे पहले धीर की इन्फॉर्मेशन थी। ये देखकर वो धीर को घूर कर देखता है। रुद्र की नज़रों को देखकर धीर कहता है, बॉस बॉडीगार्ड तो मैं भी हूँ ना। रुद्र उसकी इन्फॉर्मेशन फाड़कर फेंक देता है और कहता है,
तुम इधर आओ। धीर डरते हुए रुद्र के पास जाता है। रुद्र उसे अपने साथ खड़ा होने के लिए कहता है। धीर रुद्र के साथ खड़ा हो जाता है। रुद्र अब सबकी इन्फॉर्मेशन को बहुत ही गौर से देखने लगता है। उसे एक लड़की का चेहरा अनजाना सा लगता है। वो उस भीड़ में उस लड़की को खोजता है। उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। रुद्र धीर की ओर फाइल बढ़ाते हुए कहता है, ये मेघा कौन है? धीर उसकी फ़ोटो देखता है। धीर कुछ कहता है, उससे पहले ही नैना कहती है, मेघा वो एक दिन आई थी जब तुम हफ्ते भर गायब थे। उसने कहा कि वो उस शहर में नई आई है और उसे जॉब चाहिए थी, तो इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ कर लो। जब आव्या घर से गई तो वो भी उसी दिन चली गई, ये बोलकर कि उसकी कोई दोस्त उसे मिल गई। रुद्र थोड़ा गुस्से से कहता है, मॉम क्या आपके पास दिमाग नहीं है? किसी को भी आप घर में कैसे घुसने दे सकते हो? रुद्र मैं तो, नैना बोलने को होती है तभी रुद्र जोर से चिल्लाता है, शट अप मॉम। नैना का मुंह बंद हो जाता है। आज पहली बार रुद्र ने उस पर इस तरह से चिल्लाया था। नैना की आंखें नम हो जाती हैं और वो अपनी नज़रें झुका लेती है। आव्या ये देखकर रुद्र से कहती है, रुद्र ये क्या बदतमीजी है, ये क्या तरीका है मॉम से बात करने का? रुद्र अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि उसने गुस्से में अपनी बात करने की लिमिट क्रॉस कर दी। रुद्र आंखें बंद किए हुए गुस्से से चिल्लाता है, गेट आउट। सर्वेंट और बॉडीगार्ड जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। सबके जाने के बाद रुद्र गहरी सांस लेता है और नैना के पास जाकर खड़ा हो जाता है। नैना की नजरें अब भी झुकी हुई थी। रुद्र घुटनों के बल खड़ा होकर अपने कान पकड़ लेता है। वो नैना को देखते हुए कहता है, सॉरी मॉम। नैना रुद्र को देखती है। उसकी नम आंखों से अचानक ही आंसू बह जाते हैं। उसे आज तक किसी ने इस तरह से नहीं कहा था, तो वो बिल्कुल सह नहीं पाई। नैना की आंखों में आंसू देखकर रुद्र को तकलीफ होती है। वो उठकर नैना को गले लगा लेता है। नैना खुलकर तो नहीं रोती, पर उसकी सिसकियां जरूर निकलती हैं। रुद्र नैना को कसकर गले लगाए हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं दूसरी ओर द्रांश सुहानी और सुहांश को छोड़ने के बाद घर आ चुका था। वो सोफे पर लीन होकर बैठा हुआ था। द्रांश की आंखें बंद थी। उसका पर्सनल बॉडीगार्ड उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। द्रांश आंखें बंद किए हुए ही कहता है, पता चला वो कौन है? उसका पर्सनल बॉडीगार्ड अबीर कहता है, नो बॉस। द्रांश अब कुछ नहीं कहता। उसकी आंखों के सामने इस वक्त सुहानी का चेहरा घूम रहा था। अबीर कुछ पल सोचते हुए कहता है, बॉस आपने सारे इल्ज़ाम खुद के ऊपर क्यों ले लिए, जबकि आपने कुछ किया ही नहीं। मैम के बिना आप रह नहीं पाते, फिर उन्हें दूर क्यों भेज दिया? द्रांश गहरी सांस लेता है और बिना अबीर का जवाब दिए कहता है, पटना जाने की तैयारी करो। रुद्र सोफे पर सिर टिकाकर बैठा हुआ था। आव्या उसे असमंजस होकर देख रही थी। पहली बार रुद्र का चेहरा उतरा हुआ था। वैसे तो वो गुस्सा हो जाता या फिर सीरियस रहता, लेकिन आज उसके चेहरे पर ऐसे जज्बात दिख रहे थे जिसे आव्या को बहुत अजीब सा लग रहा था। आव्या उसे देखकर कहती है, रुद्र क्या हुआ है, कुछ बताओगे? नॉर्मली पेट दर्द ही तो था, तुम तो ऐसे बैठे हुए हो। मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुमने कुछ खो दिया है? आव्या जैसे ही ये कहती है, रुद्र झटके से उसे गले लगा लेता है। आव्या एक पल के लिए वहीं जम जाती है। उसे समझ नहीं आता कि रुद्र को अचानक क्या हुआ। आव्या रुद्र की पीठ पर हाथ रखकर कहती है, रुद्र मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या हुआ है बताओ ना। रुद्र बिल्कुल चुप था। उसकी आंखें बंद थी और उसके कानों में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, बच्चा मर गया है, बच्चा मर गया है। रुद्र बहुत ही कसकर आव्या को गले लगाता है। आव्या रुद्र की पीठ को सहलाती है। आव्या के मन में बस सवाल पर सवाल उठते जा रहे थे, जिसका कोई जवाब उसे नहीं मिल पाया। रुद्र कुछ पल बाद आव्या से अलग होता है। आव्या उसे देखने लगती है। रुद्र आव्या के गाल पर हाथ रखकर कहता है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें अकेला छोड़कर। मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। आव्या रुद्र के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखती है और उससे कहती है, कुछ हुआ है क्या? तुम मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? रुद्र धीरे धीरे आव्या को सोफे पर लेटाता है। आव्या उसे बस एकटक देख रही थी। रुद्र आव्या के पैर पर किस करता है। आव्या हल्की सी आवाज़ में कहती है, रुद्र मेरे पीरियड्स हो रहे हैं, पता नहीं टाइम तो नहीं हुआ पर आज अचानक ही शुरू हो गया। रुद्र को समझ आ चुका था कि ये ब्लीडिंग या कहें कि पीरियड्स किस वजह से हो रहे हैं। रुद्र धीरे धीरे ऊपर आकर उसके पास पहुंचता है। रुद्र आव्या के पेट को बड़े ही प्यार से छूता है। वो आव्या के पेट पर किस करता है। रुद्र आव्या के पेट पर बस किस करते ही जा रहा था। आव्या ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। रुद्र भी आंखें बंद किए हुए आव्या के पेट को बेतहाशा चूमे जा रहा था। आव्या के मुंह से अब मदहोश करने वाली सिसकियां निकलने लगी थी। आव्या रुद्र के बाल को पकड़े हुए थी। रुद्र कई घंटों तक आव्या के पेट को किस करता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने बच्चे को किस कर रहा था। आव्या मदहोश हो रही थी। रुद्र अब ऊपर जाते हुए आव्या के चेहरे के करीब आता है। रुद्र आव्या के गाल को टच करते हुए बहुत ही गौर से उसके चेहरे को देखता है। आव्या धीरे से अपनी आंखें खोलती है। रुद्र आव्या के गाल को धीरे धीरे किस करते हुए धीरे से कहता है, अगर मैं तुम्हें प्यार करूंगा तो क्या तुम्हें बहुत दर्द होगा बेबी गर्ल? आव्या झट से अपनी आंखें खोलती है। रुद्र की आंखें ऐसी थीं जैसे वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ हो और ख़ुद को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहा हो। आव्या रुद्र के गाल पर हाथ रखकर कहती है,
मुझे दर्द तो होगा। रुद्र ये सुनकर आव्या के ऊपर से हट जाता है, लेकिन वो खुद को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहा था। वो अपना कंट्रोल खो रहा था। उसे खुद को शांत करना था, पर वो कर नहीं पा रहा था। रुद्र वहाँ से जाने लगता है कि तभी आव्या उसका हाथ पकड़ लेती है। आव्या कहती है, लेकिन अगर तुम इससे शांत होते हो तो मैं उस दर्द को सह लूँगी। आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम रो रहे हो और मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती रुद्र। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, क्या मुझे किसी ने कुछ दिया है या फिर क्या मैं मरने वाली हूँ। आव्या के ये कहते ही रुद्र झट से मुड़कर उसके ऊपर आ जाता है और उसके होंठों को किस करने लगता है। रुद्र इतना कमज़ोर नहीं था कि वो रोए, वो टूटा ज़रूर था। उसे संभालने के लिए वो किसी को ये बात शेयर भी नहीं कर पा रहा था। उसकी तो आज अव्यान को बताने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगर आव्या को पता चला तो वो ऐसे टूटेगी जैसे कांच टूटकर बिखर जाता है। इसीलिए रुद्र आव्या को तो बिल्कुल पता नहीं लगने दे सकता था। रुद्र आव्या के होंठों को बेतहाशा चूमने लगा था। रुद्र आव्या को गोद में उठाकर बेड पर लिटाता है। आव्या के हाथ अब रुद्र की शर्ट को खोलने लगे थे। तभी रुद्र झट से उसके हाथ को पकड़ता है और आव्या के होंठों को छोड़ देता है। आव्या आंखें खोलकर उसे देखती है। रुद्र आव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, नहीं बेबी गर्ल, मुझे शांत होने के लिए तुम्हें दर्द देने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे ही शांत हो जाऊंगा। तुम बस मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे बिना पूछे अपना मेडिकल चेकअप नहीं करवाओगी। आव्या कंफ्यूज्ड होकर उसे देखती है, फिर एकदम से सवाल करती है, क्यों? बोलते हुए आव्या रुद्र की आंखों में गहराई से देखती है। रुद्र आव्या के सिर से अपना सिर जोड़कर अपनी आंखें बंद करके कहता है, तुम्हें जो करने का मन करे वो करो। तुम चाहो तो अब उस किंग से भी बात कर सकती हो। मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें मेरी कसम है, तुम चेकअप नहीं करवाओगी। रुद्र जैसे जैसे बोल रहा था, आव्या की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। वो जानना चाहती थी कि ऐसा क्या है। रुद्र उसे अपनी ओर ध्यान करवाते हुए कहता है, बेबी गर्ल, तुम समझ रही हो ना, तुम्हें मेरी कसम है। रुद्र को इतना ज़्यादा परेशान देखकर आव्या हाँ में सिर हिलाकर कहती है, ठीक है, मैं नहीं करवाऊंगी। रुद्र जैसे ही ये सुनता है बिल्कुल शांत हो जाता है। वो आव्या के माथे पर किस करके कहता है, आराम करो, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। आव्या एकटक रुद्र को देख रही थी। रुद्र आव्या से अलग होकर कमरे से निकलने वाला होता है। तभी आव्या उससे कहती है, रुद्र क्या मैं अर्श से बात कर सकती हूँ? रुद्र गहरी सांस लेकर कहता है, तुम जो भी चाहो वो कर सकती हो। मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगा। तुम्हें जो भी चाहिए मैं वो तुम्हें ला कर दूंगा। बस तुम किसी से इन सब के बारे में डिस्कस मत करना। कहते ही रुद्र चला जाता है। आव्या अब सीधा फ़ोन उठाकर ध्रुवंश को कॉल करती है। सिंघानिया विला। स्वर्णा रूम में थी। वो इस वक्त बुक खोलकर बैठी हुई थी और उसका फ़ोन भी चालू था। वो सिद्धार्थ के साथ वीडियो कॉल पर थी। स्वर्णा पढ़ाई पर कम, सिद्धार्थ पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी सिद्धार्थ से बात करने की आदत लग चुकी थी। रोहान उसके कमरे के पास से गुजर ही रहा था कि तभी उसकी नज़र स्वर्णा पर जाती है। वो अकेले में स्वर्णा को बात करते हुए देखकर अंदर जाता है। अंदर जाकर वो जैसे ही स्वर्णा को सिद्धार्थ से बात करते हुए देखता है, रोहान का सिर घूम जाता है। रोहान सीधे जाकर फ़ोन को लेकर बंद कर देता है। स्वर्णा रोहान को देखती है। डैडू उसके मुंह से एकदम से निकलता है। रोहान स्वर्णा को घूरते हुए कहता है, तुम पढ़ाई कर रही हो या बात कर रही हो? स्वर्णा कहती है, डैडू मैं दोनों कर रही हूँ। रोहान थोड़ा गुस्से से कहता है, क्या बात कर रही हो? क्या वो ट्यूशन टीचर है जो तुम्हें पढ़ाई के बारे में बता रहा है? स्वर्णा नाम में सिर हिलाते हुए कहती है, नो डैडू। रोहान फिर? स्वर्णा थोड़ी इमोशनल होकर कहती है, डैडू आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? रोहन गुस्से से स्वर्णा पर चिल्लाता है, गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? ये तुम्हारी कोई उम्र है लड़कों से बात करने की? बहुत दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूं, रात में जगी रहती हो, बात करती हो। किससे पूछकर तुम बात कर रही हो? बताओ। रोहन बहुत ही ज़ोर से स्वर्णा पर चिल्लाता है। स्वर्णा को उसकी बात दिल पर लगती है और वो रोने लगती है। रोहन बस गुस्से में था, उसे स्वर्णा का रोना बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। रोहन स्वर्णा का फ़ोन ऑन करता है। उसमें देखता है तो उसने सिद्धार्थ से काफ़ी ज़्यादा बात की थी। उसने अपनी फ़ोटो भी उसे भेजी थी। जब रोहन ये सब कुछ देखता है तो वो गुस्से से स्वर्णा को देखकर कहता है, क्या है ये? हाँ क्या है ये सब? तुमने अपनी फ़ोटो उसे क्यों सेंड की है? आजकल इंटरनेट में क्या क्या हो रहा है, क्या तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है? स्वर्णा बस रोई जा रही थी। उसे ज़रा भी पता नहीं था कि रोहन उसे इतना क्यों डांट रहा है। स्वरा भी स्वर्णा के कमरे में आती है। रोहन को स्वर्णा पर चिल्लाते हुए देखकर स्वरा कहती है, क्या हुआ मिस्टर हैंडसम? मिमी बोलते हुए स्वरा के पास जाकर उसे गले लगा लेती है और कहती है, मिमी डैडू मुझे डांट रहे हैं। इतना कहते ही वो रोने लगती है। स्वरा रोहन को देखकर पूछती है, आप उसे डांट क्यों रहे हैं? रोहन स्वर्णा का फ़ोन दिखाते हुए कहता है, ये देखो ये क्या कर रही है?
स्वरा फ़ोन लेकर सारे मैसेज और फोटोज़ को देखती है, फिर रूहान को देखती है। रूहान का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। स्वरा स्वरना को लेकर जाती है और समझा बुझाकर अप्रीता के पास भेज देती है, क्योंकि इस वक्त उसे रूहान से बात करनी थी। स्वरा कमरे में जाती है जहाँ रूहान अब तक खड़ा था। अंदर जाकर वो कमरे को बंद कर देती है। वहीं बाहर अप्रीता बैठी हुई एकटक सामने देख रही थी। सामने इस वक्त रौनी काम में बिजी था। उसे पता था कि अप्रीता उसे देख रही है, पर वो उसे एक नज़र नहीं देख रहा था। अप्रीता बैठी ही थी कि तभी स्वरना उसके पास आकर रोने लगती है। अप्रीता का ध्यान स्वरना पर चला जाता है। वो स्वरना को देखकर थोड़ा परेशान होकर कहती है, क्या हुआ अरना, तुम रो क्यों रही हो? स्वरना रोते हुए कहती है, डैडू ने मुझे डांटा। अप्रीता कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, क्यों? स्वरना उसे सब कुछ बताती है, जिसे सुनने के बाद अप्रीता उससे कहती है, अरना छोटे पापा तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें ये सब के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। स्वरना अब कुछ नहीं कहती, वो बस अप्रीता के गले लगे हुए सिसक रही थी। अप्रीता मन ही मन कहती है, काश कि मुझे भी ऐसे ही डांट मिली होती, काश कि मैंने ममा की बात सुन ली होती तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी ओर सुहानी डॉक्टर के पास आई हुई थी। सुहास ने जब से अपनी आंखें खोली हैं वो बस रोते जा रहा था, इसीलिए सुहानी परेशान होकर उसे डॉक्टर के पास लेकर आई थी। सुहानी लाइन में बैठी हुई थी। वो जब उसकी बारी आती है तो वो उठकर अंदर चली जाती है। सुहानी जैसे ही अंदर जाती है तभी उसे अपने सिर पर भारीपन सा लगता है। वहीं जो डॉक्टर उसका चेकअप करने वाला था वो जैसे ही सुहानी को देखता है वो उसे देखते ही रह जाता है। सुहानी ने इस वक्त अनारकली सूट पहना हुआ था और उसके सिल्की बाल खुले हुए थे। उसके चेहरे पर ज़रा भी मेकअप नहीं था। सुहानी के चेहरे पर उदासी ज़रूर थी, लेकिन फिर भी उसका चेहरा चमक रहा था। सुहानी के चेहरे पर जैसे ही वो डॉक्टर पूरी तरह से खो जाता है। सुहानी अपने कदम बहुत ही धीरे धीरे बढ़ा रही थी। वो अपने सिर पर हाथ रखे थी। वो डॉक्टर सुहानी की हालत को समझकर जल्दी से उठकर उसकी ओर बढ़ जाता है। सुहानी एकदम से बेहोश होकर गिरने ही वाली होती है। तभी वो डॉक्टर सुहानी के साथ साथ सुहास को भी संभाल लेता है। सुहानी की आंखें पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। वो बहुत ही धीरे से बड़बड़ाती है, दंश टू बी कंटिन्यूड।